नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। मैं हूं अजय मिश्र। अमेरिका में कच्चे तेल के प्रोडक्शन में अब तक के इतिहास में सबसे ऊंचा स्तर देखा गया है और यही वजह है कि दुनिया भर में कच्चे तेल के बाजार में लगातार गिरावट आई है। आपको बताएंगे कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका की यात्रा पर गए हैं और कौन से बड़े फैसले हुए हैं। आरबीआई ने कर्ज लेने के नियमों में भी बदलाव किया है। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर है हमारी नजर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आईपीईएफ निवेश फोरम की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका में एपेक देशों के सस्टेनेबल क्लाइमेट और जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग में भारत का किया प्रतिनिधित्व। वेलकम डिनर के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति से की मुलाकात। भारत और अमेरिका ने $1 अरब के यूएस इंडिया ग्रीन ट्रांजिशन फंड की घोषणा की। आरबीआई ने पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के नियमों को किया सख्त। रिटेल लोन देने के लिए अब बैंकों और एनबीएफसीज को ज्यादा पूंजी की जरूरत होगी। हाउसिंग, एजुकेशन और व्हीकल लोन को नियम के दायरे से बाहर रखा गया। कच्चे तेल के दाम में बड़ी गिरावट। अमेरिका में मासिक उत्पादन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी के बाद तेल के दाम में गिरावट। अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत $73 प्रति बैरल पर पहुंची। ब्रेंट कच्चा तेल 78 के नीचे। और एशियाई बाजारों में कारोबार का मिलाजुला रुख देखने को मिला। शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में गिरावट। सेंसेक्स और निफ्टी नुकसान के साथ कर रहे हैं कारोबार। ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर रहेगी हमारी नजर और आपको बताएंगे आज का फोकस। और आज का फोकस होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्री की अमेरिका यात्रा। लेकिन सबसे पहले निकाल लेते हैं कि बाजार किस तरह से आज खुले हैं और गिफ्ट निफ्टी से क्या संकेत मिले आज सुबह के कारोबार के दौरान। आपको दिखाते हैं गिफ्ट निफ्टी और सेंसेक्स और निफ्टी की अगर हम बात करें तो इस वक्त गिरावट के साथ वो कारोबार करते हुए नजर आए। हालांकि गिफ्ट निफ्टी ने जो शुरुआत की थी आज सुबह वो पॉजिटिव बायस के साथ की थी। 14 अंक ऊपर हमें गिफ्ट निफ्टी दिखाई दिया सुबह। लेकिन अभी इस वक्त हम देखें तो बाजारों में गिरावट का दौर शुरुआती दौर पे हमें दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स की ओपनिंग और निफ्टी की ओपनिंग की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से आज बाजारों की शुरुआत की। सेंसेक्स ने 132 अंक नीचे 65,850 के ऊपर अपना खाता खोला और निफ्टी ने भी गिरावट के साथ आज कारोबार की शुरुआत की। निफ्टी की हम बात करें तो 31 अंक नीचे 19,733 का स्तर दिखा। फिलहाल थोड़ा सा रिकवर करते हुए बाजारों में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। 31 अंक नीचे शुरुआत हुई थी निफ्टी की और निफ्टी आईटी में थोड़ा सा तेजी दिखाई दे रही है। जहां पर खरीदारी का माहौल है उसमें बीपीसीएल, एशियन पेंट्स, एमएनएम, कोल इंडिया और जीएसडब्ल्यू स्टील ये कुछ स्टॉक्स आधे से लेकर के करीब 2.25% के बीच कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर थोड़ी सी गिरावट दिख रही है शुरुआती कारोबार में, उन स्टॉक्स पर भी नजर डाल लेते हैं। एसबीआई 3% नीचे, बजाज फाइनेंस करीब 2.25% नीचे, बजाज फिनसर्व भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक, आप देखिए सारे के सारे बैंक काउंटर्स इस वक्त प्रेशर में है। वजह जो हमने आज की टॉप लाइन दिखाई, आरबीआई ने जो नकेल कसी है कि अब आपको रिटेल लोन, खासतौर पे अनसिक्योर्ड लोन देने के लिए, पर्सनल लोन देने के लिए आपको ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। रिस्क वेटेज बढ़ा दिया है, उसका असर सारे के सारे बैंकिंग काउंटर्स पर आता हुआ दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी इस वक्त नेगेटिव बायस के साथ कारोबार कर रहे हैं। वायदा बाजार अमेरिका में इस वक्त पॉजिटिव बायस के साथ डाउ जोन्स, एसएनपी और नैस्डैक के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। नैस्डैक फ्लैट, एसएनपी बिल्कुल फ्लैट, डाउ जोन्स फ्यूचर्स में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी, 18 अंक ऊपर 34,964 का स्तर दिखाई दे रहा है। यूरोपीय बाजारों की बात करें तो वहाँ पर किस तरह से आज कारोबारी हलचल दिखाई दी। कल के जो आंकड़े हैं वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रहे हैं। 76 अंक नीचे 7,410 के स्तर पर एफटीएससी। फ्रांस के बाजार में 41 अंक की गिरावट और डैक्स यानी जर्मनी के बाजार में 38 अंकों की बढ़त दिखाई दे रही है। 15,786 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। ब्रेंट क्रूड का भाव आपको दिखाएंगे। उससे पहले जो एशियाई बाजार हैं, जापान, हांगकांग और कोरिया, तीनों ही बाजारों में गिरावट के साथ शुरुआत। कुछ ऐसा ही रुझान आज भारतीय बाजारों में भी दिखाई दे रहा है। भारतीय बाजारों में जो गिरावट है उसकी वजह कुछ दूसरी है जिस पर हम चर्चा करेंगे आज। लेकिन इस वक्त एशियाई बाजार आपकी स्क्रीन पर। क्रूड ऑयल का भाव जो आज हमारी दूसरी टॉप लाइन, क्यों लगातार गिरावट देखी जा रही है, हमने आपको बताया। ये देखिए 77.57, 78 के नीचे ये भाव। अमेरिकी कच्चे तेल की बात करें तो वो $73 के स्तर पर नज़र आ रहा है। वजह यह है कि अमेरिका में एक महीने में जो प्रोडक्शन किया जाता है वो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर देखा गया है।
एक और बड़ी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने असुरक्षित उपभोक्ता और व्यक्तिगत कर्ज के नियम सख्त कर दिए हैं। केंद्रीय बैंक ने उपभोक्ता ऋण के ज्यादा जोखिम पर रिस्क वेटेज को 100% से बढ़ा करके 125% कर दिया है। इस फैसले से बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से कर्ज लेना और क्रेडिट कार्ड रखना महंगा हो सकता है। नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। आरबीआई के मुताबिक ये नियम नए और पुराने दोनों ही कर्ज पर लागू होंगे। हालांकि आवास, शिक्षा, वाहन के कर्ज और सोने के एवज में जो लिए जाने वाले कर्ज हैं उस दायरे से बाहर ही रहेंगे। माइक्रो फाइनेंस लोन और स्वयं सहायता समूह के ऋण भी इससे अलग रहेंगे। अब बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उपभोक्ता और व्यक्तिगत कर्ज के लिए अब ज्यादा जोखिम का प्रावधान करना होगा। इससे उपभोक्ता कर्ज लेने की क्षमता घट जाएगी और बैंक अब ज्यादा ब्याज पर कर्ज दे सकते हैं। तो कोशिश करते हैं इस खबर को और ज़्यादा समझने की। आपको बताएं कि जो रिस्क वेटेज है वो बढ़ा दिया है। आरबीआई को ऐसा लगता है कि जो पर्सनल लोन है उस पर जोखिम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है और इसलिए जो रिस्क वेटेज है उसको बढ़ाते हुए 25 बेसिस अंकों की बढ़त, जहां पर बैंकों को अलग से उतने पैसे रखने होते हैं जितना वो अनसिक्योर्ड लोन या पर्सनल लोन के तौर पर लोगों को देते हैं। अब ये इसको और ज़्यादा महंगा कर दिया है। 100 रुपये देने के बजाय आपको 125 रुपये अलग रखने होंगे, तभी आप 100 रुपये अनसिक्योर्ड लोन के तौर पर दे पाएंगे। तो पर्सनल लोन हो सकता है महंगा। क्रेडिट कार्ड के जरिए जो लोन दिया जाता है उस पर भी प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी बैंकों को। डॉक्टर चरण सिंह CEO हैं ईगल फाउंडेशन के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या असर पड़ेगा इस सख्ती का? क्यों फैसला लेना पड़ा आरबीआई को कि जो हमारे पर्सनल लोन्स हैं और क्रेडिट कार्ड लोन्स पर इस रिस्क वेटेज को बढ़ाया जाए? कुछ देर से रिजर्व बैंक सबको चेतावनी दे रहा था बैंकों को कि ये जो आपके पर्सनल लोन्स हैं ये बहुत ज्यादा तेजी से, गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए वो चेतावनी दिए भी महीना 1.5 महीना हो गया था। तो देखा कि जब दिवाली और जो हमारे त्योहार आ रहे हैं उसमें बिल्कुल कुछ रोकथाम नहीं था और ये पर्सनल लोन की स्पीड जिस स्पीड से सारे बढ़ रहे थे, काफी तेज गति से बढ़ रहे थे। तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, सावधानी के कारण, तो जब एक बार कह दिया गया कि इस पे थोड़ा चेतन रहना है और रिजर्व बैंक ने जब बैंकों को चेतावनी दी तो देखा इस पे रोकथाम नहीं हो रहा है। तो रिजर्व बैंक के पास कुछ टूल्स होते हैं। एक टूल होता है कि उसका जो रिस्क वेटेड है वो बढ़ाने से बैंक एकदम संभल जाते हैं कि पता है कि ये रिजर्व बैंक इससे खुश नहीं है। और दूसरा, कंज्यूमर्स के लिए थोड़ा उसका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है। पर ये जो रिजर्व बैंक ने कदम उठाया है बहुत सोच समझ के उठाया है। आपने नोट किया होगा कि उन्होंने कहा कि हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन्स और वो सारे लोन्स जो गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी के साथ बैकअप नहीं है, सिर्फ उनके ऊपर ये बढ़ाया जा रहा है। तो इसका मतलब एकदम रोक नहीं है। जो कोलैटरलाइज्ड हैं या जिनके जो सेफ हैं उनको तो नॉर्मल चलने देंगे, पर जहां पर अनसिक्योर्ड लोन्स हैं उनके ऊपर ये रोक डाली जा रही है। उससे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी जो बैलेंस शीट है वो थोड़ी सेफ रहती है और उससे एक सबको, कंज्यूमर को भी और बैंक मैनेजमेंट को भी एक आइडिया मिल जाता है कि रिजर्व बैंक इस मामले में काफी सीरियस है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और स्पष्ट तौर पर जो पर्सनल लोन की सेगमेंट की ग्रोथ देखी गई थी वो अनयूजुअल दिख रही थी और इसलिए ये फैसला लिया है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। बॉलीवुड टॉकीज में देखिए 17 नवंबर हसीनों का देवता, 18 नवंबर वक्त की दीवार, 19 नवंबर पाखंडी। बॉलीवुड टॉकीज प्रतिदिन दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। इस
सप्ताह हमारी तेजस्विनी है जानी मानी स्क्रिप्ट राइटर उत्कर्षिणी वशिष्ठ। जो भी मेरे पास में कोई आता है कि मैं राइटर बना, मैं उसको ये बोलती हूँ किसी भी तरीके से एक बार सेट पे पहुंच जाओ, आप बहुत कुछ सीखोगे, कमरे में बैठ के नहीं सीख पाओगे। राइटर का एक सबसे बड़ा एक हथियार होता है ना, गुड ऑब्जर्वेशन स्किल्स, और कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है। हम तो लाइन लिख देते हैं, बट वो एक्टर कैसे परफॉर्म कर पाएगा, ये मूवमेंट कैसे होगी सेट पे, मैंने ये सब रामलीला पे सीखा, तो ये सब कुछ अब मैं अपनी राइटिंग में डाल पाती हूँ। गंगूबाई को लाइफ में बिल्कुल धक्का दे के नीचे गिरा दिया, लेकिन उसने बोला कि ठीक है ना, मैं इस हार में जीत ढूंढ के दिखाऊंगी। एक बार स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और अब बात करते हैं आज के फोकस की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी अमेरिका यात्रा के अंतिम दिन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की निवेश फोरम की बैठक में हिस्सा लिया। साथ ही एपेक देशों के क्लाइमेट और जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत और अमेरिका ने $1 अरब के यूएस इंडिया ग्रीन ट्रांजिशन फंड की घोषणा की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के निवेश फोरम पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बैठक में हिस्सा लिया। इस फोरम में इंडो पैसिफिक के नेताओं के साथ साथ ग्लोबल फाइनेंस के दिग्गजों के साथ मुलाकात हुई। पीयूष गोयल ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो और अमेरिकी राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार अमोस होचस्टीन को बहुत बहुत बधाई। इस मुलाकात से अत्यधिक उत्साह से भरी शानदार चर्चाओं को सुविधाजनक बनाया है। मैं भारत और क्षेत्र के लिए सकारात्मक परिणामों को लेकर के आशावादी हूं। यह देखकर खुशी हुई कि दुनिया भारत को वैश्विक निवेश के अवसर के तौर पर देख रही है। यह पीएम मोदी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार नियामक पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता लाने और सतत विकास प्रदान करने के परिवर्तनकारी प्रयासों की मान्यता है। मैं यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के यूएस इंडिया ग्रीन ट्रांजिशन फंड की घोषणा का स्वागत करता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह उत्प्रेरक कोष नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पर भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। भारत और अमेरिका ने क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए $1 अरब के नए फंड की घोषणा की है। It clearly shows that Prime Minister Modi's consistent stand on climate issues, the positivity with which he engages, as well as the clear message that he gives out in all of his engagements has resonated with the world. And India and the US have resolved to work closely together. We've launched a new fund today where the governments of both countries are going to actively contribute. And we hope that this will act like a catalyst for large pools of capital to now look at and focus on investments in India. इससे पहले वाणिज्य मंत्री इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की तीसरी बैठक में शामिल हुए थे। इस मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री द्वारा अन्य आईपीएफ भागीदार देशों के मंत्रियों के साथ पहले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते पर हस्ताक्षर से अमेरिका और 12 अन्य इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी भागीदारों में शामिल हो गया है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या है आईपीईएफ। बता दें कि पीयूष गोयल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी की बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिका गए हुए हैं। आईपीएफ का गठन अमेरिका ने साल 2022 में किया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। आईपीईएफ का गठन सदस्य देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने, विकास को गति देने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि के उद्देश्य से हुआ था। आईपीईएफ में 4 स्तंभों व्यापार, सप्लाई चेन, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर फोकस किया जाता है। जून 2023 में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान इनोवेशन हैंडशेक की घोषणा की गई थी। इसी वायदे पर काम करते हुए केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी समकक्ष रायमोंडो के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए दोनों पक्षों के बीच इनोवेशन हैंडशेक के माध्यम से इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने पर एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता ज्ञापन गहन तकनीकी सेंटर्स में स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने और महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त प्रतिबद्धता का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारे साथ आज के फोकस में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राकेश मोहन, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। आईपीईएफ में एक और पिलर पर सहमति बनी है
कितनी बड़ी राहत की बात है दुनिया के लिए और ख़ासतौर पर जो भारत ने लीड लिया है उसके बारे में इस बारे में फोकस के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप देखते हैं तो ये इन 1989-80 के अंदर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रीटी वाज हेल्ड एट द शुरू इसको ऑस्ट्रेलिया के उस समय के प्राइम मिनिस्टर ने किया था एंड सिंगापुर वाज इट्स हेडक्वार्टर, जिसमें 21 कंट्री एंड चाइना इज ए पार्ट ऑफ दिस to have a resilient supply chain in Asia Pacific। जी जी। अच्छा, हुआ ऐसा कि जब आपने देखा कि पोस्ट कोविड के अंदर there was an entire supply chain disruption because कि चाइना was the country which was most affected by कोविड, और कोविड के कारण चाइना का पूरा इंडस्ट्रियल स्लो डाउन हुआ। और उसको अगर आप PMI, जिसको हम परचेज मैनेजर्स इंडेक्स कहते हैं, आप देखेंगे 45 से कम रहा, उसके अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुई, और चाइना के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ अभी भी नहीं आ रही है। और उसके बाद में जो जैसे ही ये कोविड से पूरा विश्व उभर पाता तो यूक्रेन और रशिया का संघर्ष शुरू हो गया। जी जी। कॉन्फ्लिक्ट हुआ और फिर ये हुआ, तो the whole world is looking for a reliable and resilient supply chain। बिल्कुल। और इंडिया could play a great role in this। और जैसा कि आपने अभी देखा कि जो G20 समिट हुई भारत की लीडरशिप में, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत दुनिया के अंदर इस सप्लाई चेन को करने के लिए कृतबद्ध है, और उसके अंदर एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप सप्लाई चेन कॉरिडोर को जो बनाया गया, तो उसी की श्रृंखला के अंदर ये जो सप्लाई चेन एग्रीमेंट हुआ है इंडियो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। और ये इंडियन पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम को ओनली 22 के अंदर ही लॉन्च किया गया, तो ये इसके अंदर मुझे लगता है कि पहला टेक्निकल वो है जिसके अंदर भारत पार्टिसिपेट है। और IPF की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि ऑल मेंबर कंट्रीज, जो आप 14 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया एंड USA, देयर आर 12 मोर कंट्रीज हैं, उसमें एशिया पैसिफिक के हैं। तो इस पार्टिसिपेशन से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत IPEC फोरम का एक पार्ट बन गया है। और जैसा कि अभी आपने बताया कि उसके 4 मेजर इश्यूज थे, तो उस 4 के अंदर एक क्लीन इकोनॉमी है, क्लीन एनवायरनमेंट है, और उसके बाद के अंदर जिसके अंदर करप्शन वगैरह की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, और ट्रेड एक इंपॉर्टेंट इशू था। तो अब आप देख रहे हैं कि ट्रेड के अंदर सहमति नहीं बन पाई है। ये ट्रेड जो ट्रेड पिलर है सर, उसमें भारत हिस्सेदारी नहीं ले रहा। प्रोफेसर साहब जी, मैं थोड़ा सा आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि आज की ही खबर है कि चलिए सप्लाई साइड एग्रीमेंट हो गया, पिलर पे हमने बात नहीं की है, 4 में से केवल 3 पिलर पे ही हमने चर्चा में हिस्सा लिया है। सप्लाई चेन पर आपने बताया कि बहुत बढ़िया इस बार एग्रीमेंट हो भी गया है। आज एक बड़ी घोषणा हुई है, G20 का आपने जिक्र किया, तो जब प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि $1 बिलियन का हमें ग्रीन ट्रांजिशन फंड बनाएंगे, आज उसकी घोषणा हो गई, और ये शायद एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है पीयूष गोयल साहब के अमेरिकी दौरे से। ये सस्टेनेबिलिटी के लिए, क्लाइमेट फाइनेंस के लिए शायद पूरी दुनिया को भी प्रेरित करेगा कि अब भारत और अमेरिका साथ आए हैं क्लाइमेट को बचाने के लिए, तो बाकी लोग भी जिन्होंने वायदा किया था फाइनेंस लगाने का उस फंड की व्यवस्था करें। नहीं, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और ये अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए है अजय जी कि इसके पूरे प्रोसेस में क्या हुआ है कि आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन के अंदर हमारा आजकल FTA से जो नेगोशिएशन चल रहा है, या अमेरिका से, इस पूरे के अंदर ट्रेड में इसलिए सहमति नहीं हो पाई क्योंकि क्लाइमेट चेंज इसका एक इंपॉर्टेंट इशू है, क्लाइमेट चेंज और लेबर। तो उसके लिए ये मल्टीलेटरल फोरम का ये एक रहता है कि कुछ असिस्टेंस दी जाए इमर्जिंग इकोनॉमीज को इन बाजार में प्रवेश करने के लिए। और इसलिए जो क्लाइमेट चेंज के फंड की जो घोषणा हुई है, मुझे लगता है इसका भारत पे और पूरे विश्व पे दूरगामी प्रभाव होगा, क्योंकि आप देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि इसके अंदर भारत को कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन मेरा एक ये मानना है कि पूरे दुनिया के विश्व व्यापार से अलग रह के भी भारत का कोई फायदा होने वाला नहीं है। अमेरिका इज आवर नेचुरल पार्टनर,
और कोविड और उसके बाद में जो आपने देखा कि चाइना की जगह लेने के लिए, क्योंकि चाइना अकाउंट फॉर 18% ऑफ द वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग, चाइना अकाउंट फॉर 14 to 15% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, तो और इसलिए हमारे लिए एक अत्यधिक जरूरी है कि हमको जो है विकसित राष्ट्रों के बाजार के अंदर एंट्री की सुविधा प्राप्त हो, और इसलिए इस मल्टीलेटरल फोरम जो एशिया पैसिफिक है उसका पार्ट होना इंदिरा के लिए, इंडिया के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और ये जो क्लाइमेट फंड जो इन्होंने सेटअप किया है, ये मुझे लगता है कि देश की कंपनियों को, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाइमेट फ्रेंडली एंड एनवायरनमेंट कंप्लायंस के अंदर एक मदद मिलेगी, और उससे मुझे लगता है कि हमारे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के अंदर एक महत्वपूर्ण वृद्धि हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर राकेश मोहन इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज की बड़ी खबर यही कि अमेरिका और भारत ने $1 बिलियन के एनर्जी ट्रांजिशन, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन फंड की घोषणा की है, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक नई मिसाल है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पीयूष गोयल साहब की जो और एंगेजमेंट्स है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। 30वें एपेक इकोनॉमिक लीडर्स समिट में इंडिया को आमंत्रित किया गया था, लेकिन आपको बताएं कि भारत इस समूह का हिस्सा नहीं है। भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि एक सम्मान सभा थी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात की उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ मिलकर के बहुत खुशी हुई, और इसके साथ ही उन्होंने पेरू गणराज्य के विदेश व्यापार और पर्यटन मंत्री महामहिम जुआन कार्लोस मैथ्यूज के साथ भी मुलाकात की, और भारत और पेरू के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर जो प्रगति है उस पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जिस वक्त तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, क्वालकॉम टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग और वैश्विक मामलों के अध्यक्ष एलेक्स रॉजर्स के साथ मुलाकात की, और भारत की तेजी से विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर, पारिस्थितिकी तंत्र और मजबूत नवाचार परिदृश्य में सहयोग के व्यापक अवसरों पर चर्चा की है। फिलहाल आज के इकोनॉमी टुडे में सिर्फ इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।